Hello, students. I'm again back with part 3 of chapter number 11, The March to Freedom 1919 to 1947. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था पार्ट 2 में वो था लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस 1929। यहाँ तक मतलब ये वाला पार्ट हम ये पैराग्राफ पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जो स्टार्ट हुई 1930 में और फिर रीलॉन्च होती है 1934 में। तो 1930 से 34 तक का जो पीरियड है वो अब हम पढ़ेंगे अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अच्छा, क्या कंसेप्ट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ये थोड़ा सा यही समझो बेटा। देखो, आप लोगों ने अगर पार्ट 2 देखा होगा तो आपको पता होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या करने को कहा था गांधी जी ने ये कहा था कि आपको ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करना है। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मतलब आपको ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करना है। पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी आप लोगों से ये कह रहे हैं कि आपको रूल्स रेगुलेशन को क्या करना है, डिसओबे। ओबे करना मतलब आज्ञा मानना, डिसओबे करना मतलब अवज्ञा करना, आज्ञा नहीं मानना। इस पूरे मूवमेंट का हिंदी मीनिंग क्या है पता है? मतलब हिंदी में से क्या बोलते हैं, साविनय सिविल, साविनय डिसोबीडियंस अवज्ञा मतलब रूल्स रेगुलेशन को ना मानना, उनकी अवज्ञा करना, है ना। डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पीछे बस वो यही था कि आप कॉपरेट भी नहीं करो, साथ ही साथ वो सारे रूल्स को ब्रेक करो जो आपको अनजस्ट लगते हैं। ठीक है, चलो। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो भी गांधी जी ने स्टार्ट किया था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी किसी की एबल लीडरशिप में स्टार्ट हुआ, महात्मा गांधी की। ठीक है, तो अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ गांधी जी द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। ये डिफरेंट थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, मैंने पहले ही बताया। नॉन कॉपरेशन में सिर्फ हमें कॉपरेट नहीं करना था, पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तो हमें कॉपरेट भी नहीं करना था, साथ ही साथ डिसओबे भी करना था। किसको? अनजस्ट लॉस को। जितने भी नियम कानून जो हमें अनजस्ट लगते हैं उन्हें हमें नहीं मानना है, ऐसा कहा गया इस मूवमेंट में। चलो, दिस मूवमेंट फोकस्ड ऑन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उसका पूरा फोकस था पूर्ण स्वराज पे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्णतः आजादी पर। मेकिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स हेल्पलेस, कुछ भी करके हमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्या बनाना था? हेल्पलेस। एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिफिकल्ट, मतलब इस तरीके से काम करो कि सरकार, ब्रिटिश हुकूमत का, सरकार का काम करना बहुत मुश्किल हो जाए वो हेल्पलेस हो जाए। ठीक है, चलें आगे, दांडी मार्च पढ़ेंगे अब हम। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की कैसे? सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने से, है ना। जो दांडी मार्च हुआ, अभी हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि दांडी मार्च में क्या क्या हुआ, पर जो बेसिक मोटो था दांडी मार्च का वो था सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना। सॉल्ट लॉ भी कैसा लॉ था बेटा? अनजस्ट लॉ था। अब अनजस्ट क्यों था? देखो, सॉल्ट इज समथिंग विच इज फ्रीली अवेलेबल इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स। ओशन वाटर में आपको इतना सारा सॉल्ट मिलेगा, लेक में आपको सॉल्ट मिलेगा, पर गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने उसके ऊपर भी मोनोपोली लगा रखी थी। तो अब हमें उस मोनोपोली को तोड़ना था। चले आगे, चलो। इट बिगेन विद सत्याग्रह अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ। ये क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? सत्याग्रह के साथ शुरू हुई। और किसके अगेंस्ट में? सॉल्ट लॉ, नमक कानून के अगेंस्ट में। जो सॉल्ट लॉ था वो क्लियरली कहता था कि इंडिया में नमक मतलब जो सॉल्ट है उसे कोई मैन्युफैक्चर नहीं करेगा विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे अलाउ करेगी वही सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज जो पूरा मोनोपोली है सॉल्ट प्रोडक्शन पे वो किसकी रहेगी? ब्रिटिशर्स की रहेगी। द पीपल हैड टू पे टैक्स, और लोगों को नमक खरीदने पर कर देना पड़ेगा। टैक्स का मतलब क्या होता है? कर। जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूलती है ना, वो। तो गवर्नमेंट कह रही थी अब नमक के ऊपर भी टैक्स दो, सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स दो। जब भी हम नमक खरीदेंगे हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। Everyone, including the poorest people, use salt and paid the salt tax। अब देखो बेटा, नमक एक ऐसी चीज है कि भाई इसके बिना तो शायद मुझे नहीं लगता कि हमारा जो खाना है हम उसे टेस्टी बना सकते हैं। सॉल्ट का
फूड में होना, भले वो रोटी हो, पराठा हो, सब्जी हो, सब में बहुत ज़रूरी है। इवन दिस इज समथिंग विच इज़ यूज्ड बाय एवरीवन इन अ इक्वल क्वांटिटी। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर भी उतना ही नमक खाएगा जितना रिचेस्ट ऑफ द रिच। ऐसा नहीं कि रिच है तो वो 4-5 कटोरी नमक खाएगा, पुअर 1 चम्मच खाएगा। तो गांधी जी का कहना यही था कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको गरीब से गरीब भी यूज़ कर रहा है, अमीर भी यूज़ कर रहा है, तो भाई इसके ऊपर आप टैक्स क्यों लगा रहे हो, हमारे गरीबों से क्यों आप टैक्स ले रहे हो। गांधी जी चाहते थे कि भारतीय लोग अपना खुद नमक बनाएं और नमक कानून को तोड़ें। तो डांडी मार्च ऑर्गेनाइज हुआ गांधी जी का, किसको ब्रेक करने के लिए, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। इट वॉज 385 किलोमीटर्स। टोटल जर्नी कितनी की थी, 385 किलोमीटर की थी, और माइल्स में 240 माइल्स की। कितने माइल्स चले गांधी जी डांडी मार्च में, 240 माइल्स, और किलोमीटर में 385 किलोमीटर्स। तो ये पूरे 385 किलोमीटर का वॉक था, माइल्स में 240 माइल्स का वॉक था। और 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया बच्चा, 12 मार्च। और ख़त्म कब हुआ ये, 6 अप्रैल। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया बेटा, साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया, जो खत्म हुआ 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ पर, कोस्टल विलेज ऑफ डांडी। ठीक है, तो जो डांडी था वो एक कोस्टल विलेज है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पर गांधी जी ने ये जो डांडी मार्च था, सॉल्ट मार्च था, उसको खत्म किया। ठीक है, 12 मार्च से स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल को खत्म हुआ, साबरमती आश्रम से डांडी तक। ठीक है, अब डांडी क्या है, कोस्टल विलेज है। यहाँ पर जो गांधी जी थे उन्होंने हैंडफुल ऑफ सॉल्ट बनाया और नमक कानून को तोड़ा, क्योंकि इस पे तो मोनोपोली थी। एक ऑर्डिनरी पीपल विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट नमक नहीं बना सकता था, पर गांधी जी यहाँ पहुंचे अपने फॉलोअर्स के साथ। इन्होंने ये यात्रा अपने सबसे बढ़िया 78 ट्रस्टेड फॉलोअर्स के साथ स्टार्ट की थी, पर पूरी जर्नी में बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ते गए, आए, औरतें भी आई। एट द एंड जब ये वहाँ पर डांडी कोस्ट पे पहुंचे तो बहुत सारे लोग इनके पीछे थे, और इन्होंने वहाँ पर नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। किसने, गांधी जी ने। ये वो इमेज है जिसमें गांधी जी चल रहे हैं, मतलब डांडी मार्च का है ये। और इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगिन हुआ इंडिया में। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मेन मोटो ही ये था, डिसोबेइंग ऑफ अनजस्ट लॉज। तो सबसे बड़ा अनजस्ट लॉज गांधी जी को लगा था क्या, नमक कानून, सॉल्ट लॉ, तो उन्होंने उसे तोड़ दिया। तो पहला कानून जो तोड़ा गया वो था नमक कानून, सॉल्ट लॉ। जल्दी ही इसने एक मास मूवमेंट का शेप ले लिया। सॉल्ट लॉ वॉज डिफाइड बाय मेनी पीपल। बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली वो जो कोस्टल एरियाज में थे, मतलब यहाँ रह रहे थे, इन सब लोगों ने कोशिश की नमक खुद बनाने की और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने की। इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में खान अब्दुल गफर खान, जिसे हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ठीक है, अब्दुल गफर खान को हम क्या भी कहते हैं बच्चा, फ्रंटियर गांधी। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के खान अब्दुल गफर खान इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी, खुदाई खिदमतगार, इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी। खुदाई खिदमतगार किसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, अब्दुल गफर खान की। इन्हें क्या भी कहते थे, फ्रंटियर गांधी। रिप्रेसिव मेजर्स वर यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स अपनी सत्ता को इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ेंगे ना बेटा, उनको तो लगेगा कि भाई ये लोग तो अब ये एक नया प्रोपेगेंडा ले आए हैं, हमारे लॉस को तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने प्रॉपर कोशिश की, बहुत ही अच्छी कोशिश की, एक प्रॉपर साइकिल चलाई रिप्रेशन की इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए। सत्याग्रही को, बहुत सारे सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया गया। इम्प्रिसन करना मतलब जेल में डाल देना ना। सत्याग्रही को लार्ज नंबर में जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस को, वो कांग्रेस जो खुद 1885 में एक रिटायर्ड इंपीरियल सिविल सर्विस वाले व्यक्ति एओ ह्यूम ने चालू की थी, अब ये अंग्रेज उसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या डिक्लेयर कर चुके थे, इलीगल। और जो मेजर कांग्रेस के लीडर थे उन सबको कहाँ डाल चुके थे, जेल में। एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ने, जिनका नाम था एओ ह्यूम, उस कांग्रेस को बनाया 1885 में। उसी कांग्रेस को क्या घोषित कर दिया कि भाई ये तो इलीगल है। मेजर कांग्रेस लीडर को जेल में डाल दिया गया और बुरी तरीके से भाई मारपीट की हमारे
सत्याग्रहियों के साथ पूरे मूवमेंट को क्रश करने की पूरी कोशिश की। नाउ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, 1930 में। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया 1930 में, डिस्कस करने के लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट। वो साइमन कमीशन जिसे हमने पहले ही बायकॉट करके भगा दिया था, उसकी रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए 1930 में क्या रखी गई, पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस। गोल मेज बोले तो राउंड टेबल, हाँ, गोल और मेज मतलब टेबल, टेबल को हिंदी में मेज ही बोलते हैं ना, कॉन्फ्रेंस को क्या बोलते हैं पता नहीं, चलो ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में, किसको डिस्कस करने के लिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए, और ये कहाँ हो रही थी बच्चों, लंदन में। इस कॉन्फ्रेंस को बायकॉट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है कि जब हम साइमन कमीशन को ही नहीं मानते, उसी से हम अग्री नहीं हो रहे थे भाई, तो हम उसकी रिपोर्ट को डिस्कस करने लंदन क्यों जाएंगे, हम तो बायकॉट करते हैं इसको। The conference was failure as no decision could be taken without participation of the Congress। अभी पूरी की पूरी मूवमेंट फेल हो जाती है, क्यों, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम में मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, मेजर एक ऐसा एसोसिएशन बन गया था इंडिया का जिसकी बात बहुत सारे लोग मानते थे। अब जब कांग्रेस ही वहाँ नहीं होगी तो क्या कोई डिसीजन लिया जा सकेगा, नहीं, कांग्रेस ने पार्ट नहीं लिया, तो ये कॉन्फ्रेंस हुई एक्चुअल में फेल। अब हम पढ़ेंगे बेटा गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, जो हुआ 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, 1931 में, ठीक है बात, गांधी इरविन पैक्ट 1931। जो गांधी जी थे, क्योंकि वो फुल फ्लेजेड मूड में आ गए थे कि भाई अब तो हमें नहीं रुकना है, अब तो हमें कंटिन्यू जब तक आज़ादी ना मिल जाए जब तक लड़ते रहना है। पर इसी बीच हुआ ये कि बहुत सारे सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया, फीमेल को भी गिरफ्तार किया गया, प्रिजन इम्प्रिजन कर दिया गया। तो गांधी जी यहाँ पर थोड़े से फिर अपने एम से डिविएट हुए, उन्हें लगने लगा यार कि नहीं, मेरे कारण औरतें भी सफ़र कर रही हैं, एजेड लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर इरविन ने एक ऑफर दिया गांधी जी को कि ठीक है, तुम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लो और हम ये तुम्हारे प्रिजनर्स को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है 1931 में। इस पैक्ट में जो गवर्नमेंट होती है वो एग्री हो जाती है कि वो फ्री कर देगी सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, सिर्फ उन लोगों को छोड़ के जो वायलेंस में इन्वॉल्व थे। देखो उस टाइम तो क्या किया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी जल्दी से जल्दी ये पूरा मैटर रिप्रेस हो जाए, सप्रेस हो जाएगा, तो इस वजह से उन्होंने सबको उठा के जेल में डाल दिया। अब उन्होंने गांधी जी को क्या बोलना चाहिए, इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए कहा कि अगर तुम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लो तो हम सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे, सिर्फ उनको छोड़ देंगे जो कहीं ना कहीं वॉयलेंस में इन्वॉल्व हो। तो गांधी जी को भी ठीक लगा और गांधी जी से कहा गया कि भाई आपको आपकी ये जो पूरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको सस्पेंड करना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने भी पूरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और गांधी जी अग्री कर गए कि चलो मैं चलता हूँ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बातचीत करने। अच्छा, बाय विश गांधी जी नहीं जाना चाहते थे, पर ये जो इतनी गिरफ्तारियां हुई इस वजह से गांधी जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और सोचने लगे ओके चलो मैं चल ही देता हूँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कब हो रही थी, 1931 में। 1931 में हो रही थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे गांधी जी। इस कॉन्फ्रेंस में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका मेजर फोकस था राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है बेटा, हु इज लेस इन नंबर, पॉपुलेशन कंपोजिशन में जिन भी रिलीजन का नंबर कम होगा, जैसे आज हमारी कंट्री में पारसी, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियंस, इनका परसेंटेज बहुत कम है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, माइनॉरिटीज। और सबसे बड़ी माइनॉरिटी इंडिया में कौन है, मुस्लिम और प्रिंसली स्टेट्स। तो इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश का फोकस था कि इन दो लोगों पे बात करना, एक तो माइनॉरिटीज और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स। दे डिड नॉट डिस्कस द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। अच्छा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी अपने मतलब की बात डिस्कस कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज को कितने राइट दिए जाएंगे, प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा, और इंडिपेंडेंस तो छू मंतर, इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी थी उन्हें। ये कॉन्फ्रेंस एंड हुई विथ फेलियर, मतलब कुछ रिजल्ट नहीं निकला, कुछ आउटपुट नहीं निकला। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुई बिना कोई पॉजिटिव आउटकम के। गांधी जी भी इंडिया आ गए और फिर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च कर दिया।
नो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1932। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1932 में। कहाँ पर ही हुई बच्चा? लंदन में ही हुई। कब हुई? नवंबर 1932 में। कांग्रेस ने इसे बॉयकॉट किया कि भाई अब तो हम कुछ भी हो जाए इस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने नहीं जाएंगे। ये कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है फेल। मूवमेंट रेज्यूम्ड। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो रिज्यूम हुई जब गांधी जी इंडिया वापस आ गए। गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया अग्रेशन के साथ। बहुत सारे लीडर्स जैसे गांधी जी इन सबको तो अरेस्ट भी कर लिया गया। और जहाँ पर देखो लीडर अरेस्ट हो जाता है पूरा मूवमेंट खत्म हो जाता है। और कांग्रेस ने फाइनली 1934 में पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिया किसको? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। अब हम पढ़ेंगे कम्युनल अवार्ड। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अनाउंस किए कम्युनल अवार्ड इन 1932। इन अवार्ड के अंतर्गत सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, अनटचेबल्स के लिए। ठीक है बात। और जो माइनॉरिटीज थी उन्हें भी मिल गया सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट अवार्ड हुआ शेड्यूल्ड कास्ट को, अनटचेबल्स को, दूसरी माइनॉरिटीज को। गांधी जी इसके फेवर में बिल्कुल नहीं थे। बाद में भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में भी तू मैं स्टार्ट हुई इसी बात को लेकर। देखो भीमराव अंबेडकर खुद अनटचेबल थे, मतलब शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ये सारी चीज़ें देखी थी तो वो चाहते थे कि उनकी आने वाली जनरेशन्स, उनकी पूरी कम्युनिटी का जो फ्यूचर हो वो वैसा ना हो जो उन्होंने देखा। वो तो बेचारे बहुत ही स्ट्रांग विल पावर के थे कि इतना सब कुछ सह कर भी पढ़ गए, इतना पढ़ गए, कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। पर उन्हें ये पता था कि भाई हमारी कम्युनिटी में लोगों की कंडीशन ठीक नहीं है। तो वो चाहते थे कि भाई अगर आप हमें बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। तो इस बात पे गांधी जी और बी आर अम्बेडकर भिड़ गए। मतलब तू मैं शॉर्ट ऑफ इनके बीच में होने लग गई। चलो फिर बाद में ये दोनों साथ में आए और पूना पैक्ट साइन किया। पूना पैक्ट साइन किया 1932 में। ठीक है। विद रिगार्ड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट देन कॉल्ड द डिप्रेस्ड क्लास। जो डिप्रेस्ड क्लास थी उसके अपलिफ्टमेंट के लिए गांधी जी एग्री हुए और पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में। किस किस के बीच में? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। अच्छा दूसरी बात कि ये लड़ चुके थे पहले, है ना? क्योंकि भीमराव अंबेडकर डिमांड कर रहे थे हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दो दो दो। गांधी जी ने बोला नहीं देंगे, इससे पूरी कंट्री डिसयूनाइट हो जाएगी। हम रिजर्वेशन सीट दे सकते हैं आपको, वही हम देंगे। पहले अंबेडकर अग्री नहीं थे। फिर जब गांधी जी ने फास्टिंग की बात की कि मैं जब तक फास्ट करता रहूँगा जब तक मर नहीं जाता, बेचारे अंबेडकर के ऊपर प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था इमोशनल। उन्होंने एग्री किया और पूना पैक्ट साइन हो गया गांधी जी और उसके बीच में भीमराव अंबेडकर। पर एक्चुअल में जो साइनिंग अथॉरिटी थी वो मदन मोहन मालवीय थे। चलो क्विक रिविजन हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलें आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने पास किया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट के क्या फीचर्स थे हम पढ़ेंगे। ये एक्ट कहता था कि ऑल इंडिया फेडरेशन बने। ठीक है। दैट सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की एक ऑल इंडिया फेडरेशन बने। ठीक है, इंडियन स्टेट्स बने इफ मोर देन हाफ ऑफ प्रिंसली स्टेट्स डिसाइडेड टू ज्वाइन। पर कब? जब आधे से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट उसको ज्वाइन करने की बात करें तभी हम ये बनाएंगे। और बेटा सेकेंड फीचर था कि सेंटर में डायरकी हो। डायरकी का मतलब क्या होता है? ड्यूअल सिस्टम हो, दो सिस्टम से सरकार काम करे, दो सरकारें हो। सेंटर में द सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ऑटोनॉमी दे दी जाए प्रोविंसेस को, मतलब प्रोविंसेस अपने हिसाब से अपने मैटर्स को डील कर पाएंगे। पर एज अ होल सेंट्रल गवर्नमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होगा। जो मिनिस्टर होंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के उन्हें रिस्पॉन्सिबल कहने रखा जाएगा काय के लिए? लेजिस्लेचर के लिए। तो पहला है इस एक्ट ने कहा कि हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और इंडियन स्टेट्स की। पर कब? जब प्रिंसली स्टेट्स से ज्वाइन करें। दूसरा सेंटर में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उसमें डायरकी होगी, दो गवर्नमेंट होगी। ऑटोनॉमी दे दी जाएगी प्रोविंसेस को और जो मिनिस्टर होंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए।
और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा वो बाई कैमरल होगा, जैसे आज भी इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है, लोकसभा है उसमें, राज्यसभा है उसमें, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो कैसा होगा, बाई कैमरल, पर नाम अलग थे उस टाइम में। टू हाउसेज बीइंग द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड फेडरल असेंबली। आज जैसे हम लोकसभा राज्यसभा कहते हैं, पर उस टाइम में भी बाई कैमरल सिस्टम रखा गया, पर नाम थे काउंसिल ऑफ स्टेट एंड फेडरल असेंबली। जो गवर्नर होगा उसके पास स्पेशल पावर्स होंगी, जैसा वो चाहेगा वैसा कर पाएगा, उसका पूरा कंट्रोल होगा सिविल सर्वेंट्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर, इवन अपना वीटो पावर भी वो यूज़ कर पाएगा लेजिस्लेचर में। तो गवर्नर की बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, स्पेशल पावर्स ही उसके पास। वीटो पावर का मतलब होता है राइट टू रिजेक्ट। अगर कोई चीज़ लेजिस्लेचर में पास भी हो रही है मेजॉरिटी से, और अगर गवर्नर अपना वीटो कर देता है तो वो पास नहीं होगी। ये जो एक्ट था ये इंडियंस के डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। 1936 में लखनऊ सेशन हुआ कांग्रेस का, और उस सेशन में कांग्रेस ने एक सिरे से नकार दिया कि भाई ये एक्ट हमारे किसी काम का नहीं है, जितनी भी बातें सब अंड बंड है, कुछ यूजफुल नहीं है। इट हाउएवर अग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, पर फिर भी कांग्रेस ने कहा कि ठीक है हम इलेक्शन में पार्ट लेंगे जो होने वाले हैं प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए 1937 में। Although they were not satisfied with the act, but they agreed to participate in the provincial legislature elections, जो कब होने वाले थे 1937 में। अब जब ये इलेक्शन हो गए तो एक कमाल देखा गया कि भाई जो कांग्रेस थी उसको मेजॉरिटीज ऑफ सीट्स मिली इलेक्शन में, उसने सरकार बना ली। 7 आउट ऑफ द 11 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कितनी टोटल प्रोविंसेस थी? 11 प्रोविंसेस थी, उसमें से 7 में अकेले किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की। क्लियर है? कांग्रेस ने मेजॉरिटी ऑफ सीट सिक्योर की इलेक्शन में। 7 स्टेट्स में सरकार बनी कांग्रेस की, और टोटल स्टेट्स जो थे वो कितने थे? 11 में से 7 में सरकार बनी कांग्रेस की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1939 में। ब्रिटेन डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन इंडिया बिहाफ विदाउट इवन कंसल्टिंग द कांग्रेस, और उस वर्ल्ड वॉर में इंडिया को भी पार्ट लेना पड़ा, क्योंकि बिना इंडियन से कंसल्ट करे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के बिहाफ पे भी वॉर डिक्लेयर कर दिया था। इसकी वजह से कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रेजिग्नेशन दे दिया 1939 में कि भाई हमारी कंट्री को तुम वॉर में ले जा रहे हो हमसे बिना पूछे। हाउ भाई, क्यों, काहे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो 1939 में स्टार्ट हुआ। स्टार्ट करने वाला तो जर्मनी, और नाम दे किसी पर्सन का तो वो था हिटलर। ब्रिटेन ने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया इंडिया के बिहाफ पे, इवन कांग्रेस से कंसल्ट भी नहीं किया। इस वजह से कांग्रेस मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया 1939 में। अब हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। इसे भेजा किसने था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। ठीक है बात। ये कब आया? मार्च 1942 में। अच्छा, ये इंडिया क्यों आया था? ही केम टू इंडिया टू डिस्कस द इश्यूज रिगार्डिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अरे हमें क्या करना है, हम काहे डिस्कस करें ये इश्यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के? जबरदस्ती। एंड टू सीक द सपोर्ट ऑफ इंडियन लीडर्स इन द वॉर। तो क्रिप्स मिशन इंडिया आया मार्च 1942 में इस बात को डिस्कस करने की, आप लोग हमें बताओ आपके व्यूज़ क्या हैं वॉर पे, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करो। ये जो मिशन था इसे क्या कहा गया? क्रिप्स मिशन। इस मिशन में डोमिनियन स्टेटस देने की बात की, ठीक है, कि जब वॉर खत्म हो जाएगा ना तो हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। सोचो कितने होशियार लोग हैं ये। इस मिशन में डोमिनियन स्टेटस इंडिया को देने की बात प्रपोज की किसने? क्रिप्स ने। पर कब? एट द एंड ऑफ द वॉर। बट बोथ द मेजर पार्टी, भले मुस्लिम लीग हो कांग्रेस, उनने कहा वाह इतने दिनों बाद इतना हमें सफर करा के दे क्या रहे, डोमिनियन स्टेटस रखो तुम तुम्हारे पास, हमें नहीं चाहिए। और जो डिस्कशन हो रहा था लीडर्स और क्रिप्स के बीच में वो हुआ फेल, क्योंकि यार बेटा अब हम इतने परेशान हो गए थे इन अंग्रेजों से कि अब हमने बोल रहे थे डोमिनियन ओमिनियन नहीं चाहिए, अब तो पूरी आज़ादी चाहिए, भागो तुम यहाँ से। डिमांड फॉर पाकिस्तान। अब बेटा वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मोहम्मद अली जिन्ना मोस्ट प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर थे उस टाइम में, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की,
और ये जो टू नेशन थ्योरी थी, ये रिलीजन के बेसिस पे बनाई गई कि भैया एक राष्ट्र, एक नेशन हिंदूज के लिए हो, दूसरा नेशन किसके लिए हो, मुस्लिम के लिए हो, दो सेपरेट नेशन बना दिए जाए एक इंडिया से। एंड पॉलिटिकल सेपरेशन अलोन कुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। और उन्होंने कहा कि जब तक पॉलिटिकल सेपरेशन नहीं होगा, हम अपने अपनी टेरिटरीज को नहीं मैनेज करेंगे, तब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे। इससे बेटर है कि दो नेशन के ऊपर हम काम करें। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये डिमांड की कि मुझे चाहिए अपना पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि वो सेपरेट होमलैंड दें, कंट्री दें अपने मुस्लिम भाइयों को। जो मुस्लिम लीग थी उसने रेजोल्यूशन पास कर लिया 1940 में, और ये रेजोल्यूशन क्लियरली पार्टीशन की बात करता था और कहता था अब एक हम नया राष्ट्र बनाएंगे, न्यू नेशन बनाएंगे जिसका नाम होगा पाकिस्तान। कांग्रेस ने अपोज किया टू नेशन थ्योरी को, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई हम क्यों आपस में अपनी कंट्री को बांटें, पहले भी तो हिंदू मुस्लिम साथ रहते आए तो साथ रहेंगे। पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रखा, कांग्रेस ने इस टू नेशन थ्योरी को अपोज किया। बहुत सारे जो मुस्लिम नेशनलिस्ट थे जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफर खान, ये कांग्रेस की साइड थे और ये हमेशा से बोलते रहे कि टू नेशन थ्योरी किसी भी बात का सोल्यूशन नहीं है। क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान बना। क्विट इंडिया मूवमेंट कब आया बच्चा? 1942 में। क्विट इंडिया, क्विट मतलब होता है छोड़ना, इंडिया मतलब भारत, तो उसका हिंदी मीनिंग होता है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बेटा? भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी ने लॉन्च किया फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त 1942 में। आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो फिर से कांग्रेस ने, गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट चलाएंगे, जिसको नाम क्या दिया गया? क्विट इंडिया मूवमेंट। रेजोल्यूशन पास हुआ 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पर? बॉम्बे में, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इसकी शुरुआत की और डिमांड किया इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। अब जब क्विट इंडिया मूवमेंट आ रहा है तो किस आधार पे आ रहा है कि अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अंग्रेज भारत छोड़ दें। ठीक है, फिर से एक बार देखना है कि इस पैराग्राफ को मैंने कुछ कमी की है। तो देखो, गांधी जी ने लॉन्च किया फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट को 1942 में। जब स्क्रिप्ट मिशन फेल हो गया, कांग्रेस ने डिसाइड किया कि जब तक मास मूवमेंट नहीं करते ब्रिटिशर्स की आंखें नहीं खुलती हैं। तो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे, जिसे आज मुंबई कहते हैं, ऑल इंडिया कमेटी ने डिमांड की कि भाई अब तो ब्रिटिश रूल इमीडिएटली एंड हो जाना चाहिए और अब हम मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ब्रिटिश रूल को एंड करने के लिए। ऑल इंडियंस वर पॉलिटिकली चार्ज्ड, सारे इंडियंस पॉलिटिकली बिल्कुल चार्ज थे, औरतें हों, बच्चे हों। गांधी जी का एक स्लोगन जिसका नाम था डू और डाई, करो या मरो। डू मतलब करो, डाई मतलब मरो, करो या मरो। इसने सब लोगों में एक नई एनर्जी फिल कर दी। 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश ने गांधी जी को ही अरेस्ट कर लिया, दूसरे सीनियर लीडर्स को ही अरेस्ट कर लिया। कांग्रेस को फिर से एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटा, जैसे ही ये न्यूज़ कि भाई लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है फैली, पूरी कंट्री को एक शॉक लगा, यार ये तो नहीं होना चाहिए था। अब तो लोग वॉयलेंटली रिएक्ट करने लगे कि इनका जब बस चलता है हमारे लीडर्स को उठा के जेल में डाल देते हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। अब लोग वॉयलेंटली सड़कों पे उतर आए। बहुत सारे इंडियंस ने पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रॉय कर दिए, पुलिस स्टेशन डिस्ट्रॉय कर दिए, रेलवे लाइन डिस्ट्रॉय कर दी, टेलीग्राफ वायर्स को हार्म पहुंचा दिया। मतलब पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को फंक्शन ना कर पाए इस तरीके से बना के रख दिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने भी एक्सटेंसिव फोर्स का यूज़ किया। जब हम जितने अग्रेसिव थे उतनी अग्रेसिव ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हो गई। हज़ारों लोगों को मारा गया, जेल में भेज दिया गया, है ना, पीट रहे थे बुरी तरीके से। हज़ारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, हज़ारों लोगों को मार दिया गया जो क्या कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट। और जो पीसफुल प्रोसेशंस थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया कांग्रेस के लीडर को। इस टाइम तक एक टेरेबल फेमाइन ऑलरेडी आ चुकी थी बंगाल में 1943 में। तो 30 लाख पीपल तो ऑलरेडी इस फेमाइन से मर चुके थे, पर गवर्नमेंट ने उनको एलिवेट करने के लिए, उनकी सफरिंग्स को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो एक अलग ही टाइप का गुस्सा था कि भाई यार तुम देखो, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हो, हमारे रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो, और जब हम प्रॉब्लम में हैं तो हमारे लिए कुछ कर भी नहीं रहे हो। लाठी चार्ज किया, और बेटा इसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की डेथ भी हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल आर्मी को।
चलो, तो इंडियन नेशनल आर्मी एक बहुत ही डायनेमिक वेटरन लीडर थे फ्रीडम स्ट्रगल के, जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। 1939 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी बेटा? क्योंकि वो जो व्यूज रखते थे वो गांधी जी से बहुत अलग थे। गांधी जी कहते थे वायलेंस का यूज नहीं करना है, और सुभाष चंद्र बोस खुद बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड थे, आईसीएस का एग्जाम क्लियर कर चुके थे, कांग्रेस में भी बहुत बढ़िया पोजीशंस पे रहे, पर वो चाहते थे कि वॉयलेंस ज़रूरी है, जब तक वॉयलेंस नहीं होगा ना आज़ादी नहीं मिलेगी। तो पर वो कांग्रेस में गांधी जी की बातों से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने 1939 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, अपनी नई पार्टी बना ली जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। ही फाउंडेड अ न्यू पार्टी कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉक। He intended to free India with the help of enemies of Britain. ब्रिटेन के एनिमीज कौन कौन था बच्चा? जर्मनी था, जापान था, इटाली था। तो इनकी हेल्प से वो इंडिया को आज़ाद कराना चाहते थे। उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया, पर मार्च 1941 में सुभाष चंद्र बोस सबको डिस्गाइज करके वहां से भाग निकले, बर्लिन पहुंचे। बर्लिन बोले तो जर्मनी। अफगानिस्तान, रशिया, ही रीच बर्लिन वाया अफगानिस्तान एंड रशिया। अफगानिस्तान रशिया घूमते हुए वो पहुंच गए बर्लिन। बर्लिन कहाँ पर है? जर्मनी। 1943 में वो कहाँ पहुंच गए? टोक्यो। देखो, उस टाइम में जो वर्ल्ड वॉर टू था वो स्टार्ट करने वाला था जर्मनी, उसको ज्वाइन किया जापान और इटली ने। ये तीनों एक साइड में थे, ब्रिटेन फ्रांस रशिया एक साइड में थे, है ना। तो ये अफगानिस्तान रशिया होते हुए कहाँ पहुंचे? जर्मनी। और फिर कहाँ भी पहुंचे? जापान भी। किसके लिए? टू गार्नर सपोर्ट फॉर इंडिया। जापान ब्रिटेन का दुश्मन, वर्ल्ड वॉर टू में उसके खिलाफ लड़ रहा है। हिटलर मतलब जर्मनी दुश्मन, खिलाफ लड़ रहा है। तो इन दोनों का सपोर्ट चाहिए था किसको? हमारे सुभाष चंद्र बोस को। बोस ने बना ली आज़ाद हिंद फौज, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं। कहाँ पर? सिंगापुर में बनाई। ये सोल मिशन था इस आर्मी का, जो एक ही उद्देश्य था, वो ये था कि ब्रिटिश से लड़ाई करना और इंडियंस को आज़ादी दिलानी है, भारत को आज़ादी दिलानी है। बहुत सारे जो सोल्जर्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के, वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जिन्हें जापानीज फोर्सेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गिरफ्तार कर लिया गया था। देखो, इंडियंस को लड़ा रहे थे ना ब्रिटिश आर्मी फोर्सफुल कॉन्स्क्रिप्शन कर रही थी और हमें लड़ाने के लिए ले जा रही थी कि चलो लड़ो वर्ल्ड वॉर टू। तो जापानीज ने जिन भी सोल्जर्स को पकड़ा था उनको किसने ले लिया अपने पास? सुभाष चंद्र बोस ने, और कहा कि चलो फिर से लड़ेंगे, पर अब किसके खिलाफ लड़ेंगे? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। स्लोगन दिया गया जय हिंद। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आर्मी को स्लोगन दिया जय हिंद। जो आज़ाद हिंद फोर्स थी उसने जापानीज फोर्सेस के साथ इंडिया में एंट्री की वाया बर्मा। आप लोगों को पता होगा आज का नाम जो वर्मा का है वो है म्यांमार। जैसे ये रहा हमारा इंडिया, इंडिया से ये वाला जो पार्ट होता है ये है म्यांमार, और जापान इधर है, बहुत एक्सट्रीम ईस्ट में चले जाओगे आप। तो ये तो मैंने बहुत पास बना दिया बेटा, थोड़ा सा और दूर कर लेना। तो यहाँ से बर्मा से होती हुई आर्मी कहाँ पहुंची है? इंडिया। जो आज़ाद हिंद फोर्स है वो जापानीज फोर्सेस के साथ इंडिया की तरफ आई, बर्मा होती हुई। इम्फाल एंड कोहिमा वर कॉन्कर्ड बाय द आर्मी इन 1944। 1944 में जीत भी मिली इंडियन नेशनल आर्मी को। कैसे? क्योंकि इन्होंने इम्फाल और कोहिमा को जीत लिया। किससे? ब्रिटिशर्स से। ये है सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी। इस मूवमेंट में इसी मूवमेंट में बोस ने एक और नारा दिया जिसका नाम था दिल्ली चलो मार्च टू दिल्ली। और जैसे ही जापान की डिफीट होती है, आप सबको पता ही होगा, हिरोशिमा नागासाकी पे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जापान सरेंडर करता है। और जैसे ही ये डिफीट होती है जापान की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, हिटलर अपने आप को शूट कर लेता है ईवा ब्राउन के साथ, है ना। तो इधर हिटलर खत्म, इधर जापान पे बॉम्ब गिराए गए, जापान ने सरेंडर कर दिया। वैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थोड़ा सा बैकफुट पे आ गई। Do Japan support the INA? It had abandoned all its plan after the defeat. जापान खत्म, आईएनए को जो सपोर्ट मिल रहा था वो सब भी अब खत्म हो गया। आईएनए वॉज ऑल्सो हिट बाय कॉजॉल्टीज एंड डिफीट। हार भी मिली, बहुत ज़्यादा लोगों को चोट वोट आ गई, उनके सैनिकों को। ये बिलीव किया जाता है कि नेताजी को किल कर दिया गया एक प्लेन क्रैश में।
वाइल फ्लाइंग टू टोक्यो इन 1945 में जब वो टोक्यो के लिए फ्लाई कर रहे थे तभी उन्हें मार दिया गया। कि टिल डेट ये एक मिस्ट्री है कि उनकी डेथ कैसे हुई। क्योंकि बेटा ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो मैं इस पार्ट को अननेसेसरी लेंदी नहीं कर रही हूँ, मैं पार्ट 4 भी बनाऊंगी। ठीक है, तो पार्ट 4 में अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ